तो हमारा आज का जो लेक्चर है मौर्य वंश पर रहा। इससे पिछला लेक्चर भी जो था हमारा मौर्य वंश पर 15 क्वेश्चन जो रहे एमसीक्यू फॉर्म में, वो पिछला लेक्चर भी था। आज भी जो है वो 15 क्वेश्चन और करेंगे मौर्य वंश पे। ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए अशोक ने, ठीक है, पहला सवाल रहा आपके पास, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, पहला सवाल रहा। ऑप्शन है आपके पास विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और चौथा ऑप्शन रहा बृहद्रथ। ठीक है, 4 ऑप्शन रहे आपके पास। सही जवाब का इंतजार, 3 सेकंड का समय, तो जवाब बताइएगा अपना। ठीक है, तो पहला सवाल है, उसका जो आंसर है वह उपगुप्त। उपगुप्त से, ठीक है, उपगुप्त नाम के साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, दूसरा सवाल है अपने पास, देखिए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ठीक है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, सी अशोक, डी बिंदुसार। 3 सेकंड का समय रहा आपके पास, सही जवाब का इंतजार। सेकंड क्वेश्चन है, तो सही सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य जो रहे, ठीक है, उन्होंने जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है, सेकंड का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। थर्ड रहा आपके पास, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, काशी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी श्रवण बेलगोला। ठीक है, 4 ऑप्शन रहे आपके पास, 3 सेकंड का समय रहा आपके पास। तीसरा सवाल, ठीक है, तो सही आंसर है इसका श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला सही जवाब रहा। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में गुजारते हैं। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। सवाल फिर दोहराएंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसके ऑप्शन है मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। चौथा सवाल रहा आपके पास, ठीक है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो चौथा सवाल रहा, ठीक है, सही जवाब का इंतजार। ठीक है, 3 सेकंड का समय रहा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, उसका बी आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी में जो है वो अशोक के शिलालेख, ठीक है, ज़्यादातर खुदे हुए हैं। ठीक है, ब्राह्मी में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। ठीक है, इन सब में से देखिएगा कौन, जीवन वृत्तांत हो गया, आंतरिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है, सी विदेश नीति, ठीक है, डी है सभी विकल्प सही है, या इन तीनों विकल्पों को जोड़कर विकल्प बनता है। ठीक है, 5वां सवाल रहा आपके पास, ठीक, किसकी जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। तो 5वां जो सवाल है, देखिए अशोक के शिलालेख की जानकारी, इन सही जवाब है, सभी विकल्प सही है। इसका मतलब है कि अशोक के शिलालेखों से उनके जीवन वृत्तांत के बारे में जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है और विदेश नीति के बारे में जानकारी मिलती है। तो सभी विकल्प जो है वो 5वें सवाल के सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिंदुसार का पुत्र कौन था। बिंदुसार का पुत्र कौन था। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। बिंदुसार का पुत्र कौन था। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। 6th क्वेश्चन रहा आपके पास। ठीक है, तो वो रहे अपने अशोक। अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था। ऑप्शन है उज्जैन, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र बिंदु कौन था, केंद्र निम्न में से कौन था, बताइएगा सही जवाब क्या है। तो 7वां सवाल रहा, तक्षशिला जो रहा वो मौर्य काल के दौरान, ठीक है, शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा। शिक्षा का केंद्र बिंदु तक्षशिला। सही जवाब डी है। 7th क्वेश्चन, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया। ठीक है, रॉक एडिक्ट 2nd, ठीक है, रॉक एडिक्ट 4th, रॉक एडिक्ट 6th, रॉक एडिक्ट 12th, ठीक है, 13वां सॉरी। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13वां। तो बताइएगा 8वें का क्या सही जवाब है।
ठीक है। तो रॉक एडिक्ट 13वां जो है ना, रॉक एडिक्ट 13वां वो है आपके अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया है, ठीक है, दर्ज किया है इन्होंने, ठीक है, अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद, कि उन्होंने धम्म जो है वो अपना लिया था, धम्म अपना लिया था, ठीक है। कहाँ वर्णन है उसका, ठीक है, वो है आपके रॉक एडिक्ट 13वें में जिक्र है आपके कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध ये अशोक के रूपांतरण का, ठीक है। 9वां सवाल रहा आपके पास, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। बहुत आसान सवाल है। 9वां सवाल रहा आपके पास, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो देखिए बिंदुसार जो रहे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र रहे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र रहे बिंदुसार, ठीक है। 10वां सवाल रहा आपके पास, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म को अपनाने से, या मिशनरी को सिलोन भेजने से, ठीक है। सवाल ऑप्शन है आपके पास, तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाने से, या मिशनरी को सिलोन भेज, सिलोन कहते हैं श्रीलंका, ठीक है, आज के श्रीलंका है उसको सिलोन बोला जाता था पहले। तो सही जवाब क्या है बताइएगा। 10वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है, अशोक की प्रशासनिक नीति में बदलाव किसकी वजह से आया? तो ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी बदलाव आया देखने को मिलता है। तो कलिंग युद्ध जो है सही आंसर है इसका, सही जवाब रहा 10th का बी। 11वां सवाल रहा आपके पास, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देवनाम प्रियदर्शी था, ठीक है। तो सवाल है आपके पास, मौर्य अशोक, ठीक है, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। 11वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका बताइएगा जरा, ठीक है। अशोक को, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 11th क्वेश्चन। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते, देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय शासक, ठीक है, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक, इनमें से किसको जो है स्थानिक का दर्जा दिया गया था मौर्य वंश के शासन के दौरान? 12वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है, जवाब दीजिएगा अपना 3 सेकंड के अंदर। देखिए सही जवाब है जिला प्रशासक। जिला प्रशासक को मौर्य वंश के काल में, ठीक है, उसको स्थानिक के नाम से जाना जाता है, स्थानिक के नाम से जाना जाता था जिला प्रशासक को, ठीक है। 12वां सवाल रहा आपके पास, ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक स्थानिक के नाम से जाना जाता था। 13वां सवाल रहा आपके पास, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ठीक है, तो देखिएगा इसमें है माता पिता के आज्ञा का पालन, दान पुण्य, सी भ्रातृभाव, ठीक है, संघ के प्रति आस्था, डी है संघ के प्रति आस्था। तो 13वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? 13वां सवाल रहा, देखिए सही जवाब है इसका संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था का, ठीक है, का वर्णन नहीं है धम्म में, ठीक है, का वर्णन नहीं है धम्म में। तो 13वें का डी ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पर। 14वां सवाल रहा आपके पास, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 14वां सवाल रहा आपके पास, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए 1890 हैरी स्मिथ, ठीक है, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकाफ, 1837 जेम्स प्रिंसेप। 4 ऑप्शन रहे आपके पास। 14वां सवाल रहा, 3 सेकंड का समय रहा, सही जवाब का इंतजार रहा। 14वां सवाल, ठीक है, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, ठीक है, 1837 जेम्स प्रिंसेप। सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 14वां सवाल। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ और अंतिम सवाल की तरफ। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सवाल रहा, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी भास। तो बताइएगा क्या है इसका सही आंसर? मुद्रा राक्षस का निम्नलिखित में से कौन है लेखक? तो ऑप्शन नंबर बी विशाखादत्त इज द करेक्ट आंसर।
15वें सवाल का जवाब रहा विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। ठीक है, यहाँ पर अपने 15 सवाल पूरे हो जाते हैं, मौर्य काल भी हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने जवाब जो है वो लिख सकते हैं, कितने आपके कितने सवाल जो है सही रहे। ठीक है, सवाल के जवाब सही है आपके, ठीक है, अपना स्कोर कार्ड जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।